हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हिंदी में इसे बोलते हैं विनियमन अधिनियम। इसमें हम जानेंगे कि ये अधिनियम कब आया, क्यों आया और कैसे आया, क्यों बनाया गया और अधिनियम से क्या क्या परिवर्तन हुए आगे चलकर। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो अधिनियम, ये एक्ट ब्रिटिश कंपनी द्वारा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया यानी कि अंग्रेज देश में किस लिए आए थे ये भी जानना जरूरी है। देश में अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे। व्यापार का उद्देश्य लेकर आए थे कि भारत में जाएंगे, वहां हम व्यापार करेंगे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें आपस में मतभेद इतना था कि उन्होंने अपने आप को राजनीति में हस्तक्षेप करना उचित समझा और आगे धीरे धीरे राजनीति में ये हस्तक्षेप करते चले गए। तो 57 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों का और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सैनिकों का आपस में तीनों का आमने सामने युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही युद्ध है जिसने भारत में अंग्रेजों के राज्य की नींव रखी थी और जो फ्रांसीसी थे इनकी जो शक्ति थी, ताकत थी, वे धीरे धीरे इस युद्ध के बाद कम होती चली गई। प्लासी के इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जिसने नेतृत्व किया था वे था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। अब हम जानते हैं कि प्लासी किस जगह पर है। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है प्लासी, जहाँ पर पलास के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा प्लासी। 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नींव रखी भारत में। उसके बाद एक युद्ध और हुआ जिसे जाना जाता है बक्सर के युद्ध के नाम से। यही युद्ध है जो कि भारत में अंग्रेजों के निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत में अपनी शक्ति स्थापित कर ली और यह युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के नगर के आसपास। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, मुगल बादशाह और नवाब की सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच? हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेज सेनापति, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और नवाबों की सेनाओं के मध्य यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेज विजयी हुए, जिससे अंग्रेजों को और इन्होंने अपनी शक्ति स्थापित की और बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विनियमन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण ये एक्ट लाया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें अनुशासनहीनता और स्वार्थपरक की प्रवृत्ति विद्यमान हो गई थी, इसलिए यह एक्ट लाया गया। यह अधिनियम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड, इनके द्वारा 1772 में गठित एक गुप्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि कंपनी में भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
उसमें भारतीय सत्ता पर जो भारत की सत्ता थी, राजनीति सत्ता थी, राजनीतिक आर्थिक जैसी भी सभी सत्ता थी, जिस राजनीतिक आर्थिक भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाए, यानी कि कंट्रोल स्थापित हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस तरह से चाहे उस तरह से भारतीय सत्ता का संचालन कर सके, इस उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय परिषद में समाहित कर दिया गया, यानी कि बंगाल का जो शासन होगा, बंगाल में शासन किया जाएगा गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य हैं, उनके अंदर ही यानी कि उनके माध्यम से ही शासन किया जाएगा। यह व्यवस्था तभी की गई और साथ ही साथ यह व्यवस्था भी की गई कि परिषद का निर्णय बहुमत के द्वारा किया जाएगा, यानी कि परिषद में जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत से लिया जाएगा, वोटिंग के माध्यम से लिया जाएगा। और परिषद के सदस्यों को नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित कर दिया गया। मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी कि आपकी जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी कि ये सबसे बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे ऊपर होगी और इसके नीचे यानी कि इसी के अंदर ये दोनों प्रेसिडेंसियां होंगी, बम्बई और मद्रास। और बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, और बंगाल का जो गवर्नर है वो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर है वो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर है। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि जो समस्त अंग्रेजी क्षेत्र थे जहाँ पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित था, उन सभी जगहों पे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को युद्ध और संधि से संबंधित शक्तियाँ भी प्रदान की गईं। गवर्नर जनरल और उसकी जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसमें सबसे पहले नंबर पे यानी कि सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और उसके साथ जो 4 सदस्य थे वे कौन कौन से थे? क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल एवं फिलिप, ये 4 व्यक्ति थे। और वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय समिति में यानी कि परिषद में नियुक्त किए गए थे। और इन सब का जो कार्यकाल था वे कितना निश्चित किया गया था? 5 वर्ष निश्चित किया गया था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सहशासी कार्यकारी सिद्धांत पर कार्य करने के लिए अधिकृत थी। कौन सा सिद्धांत था? सहशासी। परिषद को कंपनी के अधीन प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय समय पर नियम, अध्यादेश, विनियम के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो परिषद में कौन कौन थे? गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य। उन सबको शक्तियां प्रदान की गई कि वे अपने प्रदेशों में जो शासन है उसको चलाने के लिए समय समय पर नियम बना सकती है, अध्यादेश ला सकती है, कानून बना सकती है और उसका निर्माण भी कर सकती है। ये सभी अधिकार परिषद को दिए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके अनुशंसा पर एक कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। उसको क्या क्या अधिकार थे? दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों के व्यापक अधिकार उसको प्राप्त थे। और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस न्यायालय की जो अंतिम अपील होती थी वे इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल था उसमें होती थी। जैसे वर्तमान समय में जो अंतिम अपील है व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट के बाद क्षमादान की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो अंतिम न्यायालय अपीलीय न्यायालय होता है वे सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान समय में भारत का। इसी तरह जो 1774 में
जब 1774 में ये न्यायालय बनाया गया तो इसका जो अंतिम सुनवाई थी, अंतिम अपील थी, वे हम कहाँ पर कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में कर सकते थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह और बनता है कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी उसकी पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आपका आंसर क्या है? बताइए, आप कमेंट में बताना। कोई नहीं, चलिए मैं बताता हूं। उसका आंसर है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। चित्र में देख सकते हैं आप सभी लोग, यह है उच्चतम न्यायालय कलकत्ता का, जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया और भारत से वापसी के 2 वर्ष बाद ही कोई भी व्यक्ति कंपनी के संचालक मंडल का सदस्य बन सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालक मंडल है चलाने के लिए, उसमें 24 सदस्य थे। उनका जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष कर दिया गया था। और जो भारत से जो कार्य करके ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लौटते थे इंग्लैंड में, तो उन्हें वापसी के 2 वर्ष बाद ही किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो जो वापस आया है भारत से, उसे संचालक मंडल का सदस्य बनाया जा सकता था। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है, किस गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी? आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल के पद पर। भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हो रहा था उस पर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल करने के प्रयासों की शुरुआत होना प्रारंभ हो गया था। मतलब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हो रहा था, संचालन कर रही थी, राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो गया। ये थे रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और ये हैं वॉरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल, और नियुक्ति के आधार पर भी पहले गवर्नर जनरल। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा टॉपिक था रेगुलेटिंग एक्ट, कंप्लीट हुआ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।